नमस्कार दोस्तों। मोदी जी के आज ऐसे दिन आ गए हैं, अच्छे दिन की बात करते थे वो कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन आज मोदी जी के ऐसे दिन आ गए हैं कि मोदी की सीट या मोदी कहां पर लड़ेंगे, इस बात को तय कर रहे हैं जो बाकी के सहयोगी पार्टी के नेता हैं वो। चुनाव से पहले 15 दिन पहले क्या स्थिति थी? चुनाव से 15 दिन पहले स्थिति ये थी कि भाजपा तय कर रही थी कि कौन कहां लड़ेगा, कौन कितनी सीट पर लड़ेगा और उस सीट पर कौन उम्मीदवार उतारेगा। दूसरा, सहयोगी पार्टी का भी सारा जो है वो रजिस्टर तैयार भाजपा करके देती थी कि आपको ये बोलना है, यहां तक बोलना है, इतना बोलना है और अब कब बोलना है। ये सारी चीजें भाजपा रजिस्टर में लिख करके देती थी। लेकिन आज देखिए आप, चुनाव खत्म नहीं हुए और चुनाव के 15 दिन भी नहीं बीते और यहां पर आज मोदी को नसीहत दी जा रही है। मोदी को बताया जा रहा है कि आपको ये करना है, आपको 100 सीटें हमें देनी है, 100 में से 90 सीट हम जीत करके आएंगे और अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो फिर जिन सीटों पर हम लड़े थे उन सीटों पर हम लड़ेंगे और जिन सीटों पर बीजेपी लड़ी थी उन सीटों पर बीजेपी लड़े, हमारे काम में टांग मत अड़ाना। तो मोदी को सीधे तौर पर आज उनके सहयोगी न केवल नसीहत दे रहे हैं बल्कि मोदी को सीधे तौर पर यह बताया जा रहा है, अमित शाह को सीधे तौर पर यह बताया जा रहा है कि हमारे काम में टांग मत अड़ाना। ये आज बीजेपी के सहयोगियों की भाषा है। आप आश्चर्य कर रहे हैं, आप हैरान हैं, लेकिन जो चीजें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं वो यही बताती हैं कि आज बीजेपी के सहयोगी, मोदी के सहयोगी उनको खुलेआम दो टूक जवाब दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे काम में टांग मत अड़ाना। देखिए आज स्थिति कैसे बदल गई है। 15 दिन पहले जब तक चुनाव के नतीजे नहीं आए थे, कोई कुछ कह नहीं सकता था मोदी जी के सामने, कोई कुछ बोल नहीं सकता था। लेकिन 15 दिन में, चुनाव के नतीजों के बाद में 15 दिन में आज स्थिति क्या बदल गई है। आज मोदी को न केवल नसीहत दी जा रही है बल्कि चेतावनी दी जा रही है, धमकी दी जा रही है कि हमारे काम में टांग मत अड़ाना। ये जो है मोदी तक संदेश पहुंचाया जा रहा है और ये संदेश किसने पहुंचाया है? ये संदेश पहुंचाया है एकनाथ शिंदे के नेता रामदास कदम ने। आपके सामने सिलसिलेवार तरीके से रखने वाला हूं। रामदास कदम, एकनाथ शिंदे के नेता, वो कह रहे हैं कि हमारे काम में टांग मत अड़ाना। सोच करके देखिए आज मोदी जी की हालत क्या है। जिनको 56 इंच की छाती, जिनको बताया जाता था दुनिया का सबसे बड़े नेता और जिनको भक्त अंधभक्त कहते थे कि पापा के बारे में कुछ मत बोलना, आज उनको कहा जा रहा है कि हमारे काम में टांग मत अड़ाना। ये जो है सीधे तौर पर चेतावनी अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है, बहुत बड़ा संदेश है बीजेपी के लिए, बहुत बड़ा संदेश है मोदी के लिए, बहुत बड़ा संदेश है अमित शाह के लिए। कभी वक्त ऐसा था कि अमित शाह तय करते थे इनकी लाइन कहां तक रहेगी, अमित शाह तय करते थे कि कहां तक जाएंगे, ये अमित शाह तय करते। लेकिन आज स्थिति बदल गई है, आज स्थिति बदल गई है और आज जो चीजें हो रही वो आपके सामने है। बीजेपी में इस वक्त में नरेंद्र मोदी जी की जो स्थिति है वो ऐसी है कि कभी कोई और कभी कोई आकर के ढोल बजा जाता है, कभी कोई और कभी कोई आकर के आंख दिखाने लगता है। कभी नीतीश कुमार, कभी चंद्रबाबू नायडू वो कुछ कहते हैं और कभी एकनाथ शिंदे भी अब कुछ कहने लगे और एकनाथ शिंदे ने अपने एक नेता रामदास कदम, उनके हवाले से बहुत कुछ कहलवा दिया है। एनडीए के अंदर अभी भारी घमासान होना बाकी है और एनडीए के खेमे से जो खबर निकल करके सामने आ रही है वो चौंकाने वाली है। और जिस तरीके से एनडीए के कुनबा हिलने लगा, एनडीए के कुनबे में जिस तरीके से टकराव बढ़ता हुआ यहां पर दिख रहा है, तो निश्चित तौर पर अभी तो बहुत कुछ बाकी है, अभी तो विधानसभा चुनाव बाकी है और जो यहां पर बीजेपी चाह रही है महाराष्ट्र के अंदर, वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ये अभी की स्थिति है। तो जिस तरीके से अभी जो माहौल बना है, इसमें
अगर आप सीधे तौर पर देखें तो नुकसान नरेंद्र मोदी जी का है, कॉम्प्रोमाइज उनकी कुर्सी हो रही है। अभी तक तो ये कहा जाता था कि फलाना जो नेता जो पलटी मार रहा है, नीतीश कुमार ने पलटी मारी या एकनाथ शिंदे ने पलटी मारी, लेकिन अब पलटी मारने की बारी नरेंद्र मोदी जी की है। और एकनाथ शिंदे के नेता रामदास कदम और पुराने नेता ही ये बाला साहब ठाकरे के समय के नेता है। ये रामदास कदम का एक बयान आया है और रामदास कदम ने बयान कहां पर दिया है? एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में ये बयान दिया है और एकनाथ शिंदे ने उस पर कोई आपत्ति नहीं जाहिर की, बीजेपी को उस पर कोई सफाई नहीं दी और यहीं से साफ हो रहा है कि अब भाजपा के अंदर क्या होने वाला है। तो बहरहाल बड़ी खबर मैं आपके सामने लेकर के आया हूं, दो हेडलाइन के साथ हम शुरुआत करेंगे। देखिए, आप एबीपी ने लिखा है महाराष्ट्र में एनडीए में बढ़ी कलह, शिंदे गुट के नेता रामदास कदम का आरोप, देरी में सीट तय होने से नुकसान हुआ। तो पहले ठीकरा फोड़ा था एकनाथ शिंदे ने और उसके बाद में एकनाथ शिंदे ने अपने नेताओं से भी अब ठीकरा फुड़वाना बीजेपी के ऊपर शुरू कर दिया है। तो बीजेपी के ऊपर अब ये नेता ठीकरा फोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी ने टिकट देरी से बांटी और उसके बाद लड़ाई झगड़ा किया हमारे साथ में, क्योंकि बीजेपी उस वक्त में 400 पार के गुमान में थी। उनको लग रहा था कि मोदी जी के नाम पर ये सब लोग जीत रहे हैं, लेकिन जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट में भाजपा की स्थिति अच्छी नहीं रही और शिवसेना ने मोर्चा जबरदस्त तरीके से वहां पर संभाला। आज तक ने लिखा है, अभी की खबर है कुछ देर पहले की, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर के महायुति में घमासान, शिंदे गुट ने बीजेपी और अजीत पवार पर साधा निशाना। तो शिवसेना का 58वां स्थापना दिवस था, जिसके समारोह पर रामदास कदम ने कहा कि अगर शिवसेना शिंदे गुट लोकसभा उम्मीदवारों की घोषणा भाजपा की तरह चुनाव से 2 महीने पहले की जाती तो हम 15 की 15 सीट जीत सकते थे। रामदास कदम ने तंज कसते हुए कहा, अगर अजीत पवार की एंट्री देरी से हो जाती तो ठीक रहता। मतलब अजीत पवार को लेकर के आगे मैं आपको डिटेल में सब कुछ दिखाने वाला हूं कि बीते 2 महीने में क्या कुछ हुआ है और अभी रिजल्ट के बाद में कैसे समीकरण बदले हैं। तो यहां पर अब जो है वो रामदास कदम कह रहे हैं कि अजीत पवार को भी अगर देरी से लेकर के आते तो अच्छा रहता। मतलब कि अजीत पवार को चाहते नहीं और ये पहले दिन से बात साफ थी। दरअसल अजीत पवार की एंट्री ही इसलिए करवाई गई थी कि बीजेपी शिवसेना पर कंट्रोल कर सके। खबर देखिए, आप एबीपी की खबर बता रहा हूं अभी आपको। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और शिवसेना के वरिष्ठ नेता रामदास कदम ने पार्टी के स्थापना दिवस पर ही बीजेपी और अजीत पवार पर नाराजगी जताई है। रामदास कदम ने खुले मंच पर भाषण देते वक्त एकनाथ शिंदे को हाथ जोड़ करके विनती की कि अगली बार पीएम मोदी और अमित शाह के पास उन्हें लेकर के जाएं, क्योंकि लोकसभा में शिंदे गुट को देरी से सीट मिलने के कारण कई जगह पर नुकसान हुआ है। तो अब ये कहा जा रहा है कि जब अमित शाह से और मोदी से आप डील करने के लिए जाएंगे कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा और अब विधानसभा का चुनाव है, उसके लिए भारी घमासान है। तो डील करने के लिए जब आप जाएं मोदी और अमित शाह से, तो मुझे लेकर के चलना। पुराने नेता, बड़े नेता, बाला साहब ठाकरे के समय के नेता है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई एकनाथ शिंदे के सामने नंबर बनाने की बात हो यहाँ पर। और उन्होंने कहा कि मुझे जो है वो लेकर के चलना, जब डील करने की बात होगी तो मुझे लेकर के चलना। और जिस तरीके से हमें इस बार नुकसान उठाना पड़ा है, हमारे उम्मीदवारों की घोषणा इस बार देरी से हुई है, इससे अगर हम पहले ही अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर देते तो हमें इतना नुकसान नहीं होता। ये उनकी तरफ से कहा गया है। आगे जो है वो इसमें कहते हैं कि रामदास कदम की तरफ से कहा गया, शिवसेना के वो नेता है, वो बोले कि जैसे बीजेपी की सीटें 2 महीने पहले ही डिक्लेयर हो गई थी, वैसे ही अगर एकनाथ शिंदे को जो 15 सीट दी गई है, अगर वो सीटें भी 2 महीने पहले हो जाती तो आज शिवसेना 13 या 14 सीट जीत सकती थी, लेकिन ऐन मौके पर हमें सीटें दी गई और देने के बाद भी वहां पर हंगामा हुआ। तो भाजपा ने कैसे जो है इनको सहयोगियों को चलाया है, ये आपके सामने बानगी है।
और बीजेपी आगे क्या करेगी, ये भी जरा आप समझ लीजिए। यहां पर यही नेता जो है वो कह रहे हैं कि साहब हमें एक तो पहले सीटें नहीं दी गई, और सीटें दी गई तो वो भी बड़ी देरी से दी गई। अगर हमें सीटें टाइम से डिक्लेयर कर दी जाती, भाजपा तय कर रही थी सहयोगियों की सीटें भी, भाजपा तय कर रही थी कि कौन कहां पर लड़ेगा, कितनी सीट लड़ेगा, और उम्मीदवार के नाम, अंदर खाने की खबर तो यह है कि उम्मीदवारों के नाम भी भाजपा ही तय कर रही थी। मतलब कि पूरी तरह से जो लोकतंत्र के अंदर एक होता है तगाजा कि कम से कम हम विपक्ष को सम्मान करेंगे, हम अपने सहयोगियों को इज्जत देंगे, सारी चीज आप छोड़ दीजिए। विपक्ष का सम्मान तो बहुत दूर की बात हो गई, अपने सहयोगियों पर भी किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है, अपने सहयोगियों को किस तरीके से दबा करके रखा जाता है, ये उसकी एक वानगी है। रामदास कदम ने इसका जिम्मेदार बीजेपी को ठहराया। रामदास कदम ने यह भी कहा कि अजीत पवार थोड़ी और देर से सत्ता में आते तो अच्छा रहता, अब आने वाले विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी हमें 100 सीट दें तो उसमें से हम 90 सीट जीतेंगे। खेल असली ये है, खेल असली ये है कि एकनाथ शिंदे अब 100 सीटें चाहते हैं। 288 सीटें कुल हैं, आगे मैं आपको गणित वगैरह सब कुछ बताने वाला हूं। तो 288 कुल सीटें हैं और 100 सीटें यहां पर एकनाथ शिंदे चाहते हैं। एकनाथ शिंदे ने अपने नेता से यहां पर कहलवाया है कि मोदी अगर हमें 100 सीट दे देंगे तो हम 90 सीट जीत करके आए। विधानसभा में एक अलग बात है, और अभी भी ऐसा नहीं कि इनका स्ट्राइक रेट जो इतना भयंकर है। इनका अभी भी 15 सीटें मिली थी, 15 में से 7 जीत करके आए। अभी कह रहे हैं, दोबारा दिखाइए वो, अभी कह रहे हैं कि अगर 100 सीटें दी जाए, 100 सीट दे दी जाए तो हम इसमें से 90 सीट जीतेंगे। बड़ा गजब का कॉन्फिडेंस है। लेकिन इस बार एकनाथ शिंदे अगर जो है वो बीजेपी के सामने या बीजेपी के साथ मिलकर के वो सोच रहे हैं कि खेल कर देंगे, तो यहां पर जो ललकार भरी है एकनाथ शिंदे के सामने, एकनाथ शिंदे के नेताओं ने, इतना आसान भी नहीं। रामदास कदम ने आगे अपील करते हुए कहा कि अगर ऐसा ना हो तो शिवसेना, जो सीट पर शिवसेना की है उस पर शिवसेना लड़ेगी, जो सीट अजीत पवार की है उस पर एनसीपी लड़ेगी, और जो सीट बीजेपी की है उस पर बीजेपी लड़ेगी। यहां एक दूसरे को टांग नहीं अड़ाना चाहिए। तो एक एक करके जो है उस कुछ स्क्रीनशॉट आपके सामने और मैं लेकर के आता हूं, और आप एक एक करके स्क्रीनशॉट भी देखिए कि बीजेपी की आखिरकार ऐसी हालत हुई कैसे है। ये गणित आपके सामने है, ये गणित आपके सामने, एक गणित देखिए आप। 2019 में 288 कुल सीटें थी, और उसमें बहुमत के लिए 145 सीट जो है वो चाहिए थी, क्योंकि एक सीट इसमें अभी कुछ खाली है। 106 सीट बीजेपी जीत करके आई थी। शिवसेना उस वक्त में इकट्ठी थी, 56 सीट थी, तो 56 सीट शिवसेना जो है वो जीती थी, और उसके बाद में एनसीपी 53 सीट जीत करके आई थी, कांग्रेस 44 सीट और अन्य 29 सीट। लेकिन अब स्थिति बदल गई, बीजेपी के पास में तो 106 है, लेकिन शिवसेना जो शिंदे गुट है उसके पास में 39 सीटें हैं, एनसीपी अजीत पवार गुट के पास में 41 सीट है, और कांग्रेस के पास में 44 सीटें हैं, शिवसेना उद्धव ठाकरे के गुट के पास में 13 सीट है, और एनसीपी अजीत पवार गुट के पास में भी 13 सीटें हैं। तो ये गणित जो है वो आज सब कुछ बुलवा रहा है। ये गणित ये बताता है कि एनसीपी के साथ में अब बीजेपी कंफर्टेबल नहीं है, एनसीपी से बीजेपी अब पल्ला छुड़ाना चाहती है। तो ऐसे में दूसरा सबसे बड़ा पार्टनर वो एकनाथ शिंदे है, और लोकसभा के अंदर भी 28 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतारे, लेकिन केवल 9 सीट पर बीजेपी जीत पाई, और उसके साथ में बीजेपी ने यहाँ पर शिवसेना ने, एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है उसने 15 सीट उसको मिली, और उसमें से 7 उम्मीदवार उसके जीत करके आए। तो उसका जो हौसला है या उसके जो इस वक्त में सपने हैं वो बुलंदी पर हैं, जबकि बीजेपी इस वक्त में वो दूसरी तरफ देख करके फैसला ले रही है कि हम अगर ऐसा करेंगे तो फिर वो कैसा करेंगे। बीजेपी को भी ये सोचना पड़ रहा है, और आप देखिए कि एक तरफ तो ये है और दूसरी तरफ टूट फूट और बगावत। एक तरफ तो अंदर के खाने की कलह और दूसरी तरफ पार्टियों की टूटने का डर। तो बीजेपी के सामने बहुत कुछ अभी बाकी है जो होगा उसके सामने। महाराष्ट्र में खेला होगा भतीजे भतीजे अजीत पवार के दावे से। चाचा अजीत की बड़ी टेंशन, कहा
एनसीपी के 18 से 19 विधायक पाला बदलेंगे मानसून सत्र के बाद। तो ये खबर मैंने आपको बताई थी कि 18 से 19 विधायक वो पाला बदल सकते हैं। महाराष्ट्र में फिर से खेला होगा शरद पवार के पोते का दावा, अजीत के 19 विधायक जल्द पाला बदलेंगे। तो ये जो खबरें निकल करके सामने आती हैं, ये खबरें बीजेपी के लिए बहुत परेशान करने वाली है। ये खबरें बीजेपी को ब्लैकमेल एक तरह से करती हैं कि आपने अगर ऐसा नहीं किया तो हम वैसा कर देंगे, और अगर वैसा हो गया तो मोदी कहीं के नहीं रहेंगे, उनकी कुर्सी धड़ाम से नीचे आ जाएगी। और सबको पता है एक बार मोदी की कुर्सी खत्म तो मतलब खेल खत्म। कैबिनेट गठन के बाद में भी महाराष्ट्र बन सकता है बीजेपी के लिए सिरदर्द। शिंदे, अजीत पवार की पार्टी किन किन डिमांड को लेकर के नाराज है। तो ये खबरें आपके सामने हैं जो ये बताती हैं कि बीजेपी में सब कुछ सही नहीं है। बीजेपी में इस वक्त अंदर खाने कलह मचा हुआ है। बीजेपी में अंदर खाने जो कलह मचा हुआ है वो बंटवारे को लेकर के, जो कैबिनेट का बंटवारा है उसको लेकर के कलह मचा हुआ है। एकनाथ शिंदे के 7 विधायक जीत करके आए लेकिन कैबिनेट का पद भी नहीं मिला, सिर्फ और सिर्फ एक राज्य मंत्री का पद दे दिया गया, जबकि वो गिनवाने का काम कर रहे हैं कि चाहे जिसकी एक सीट है आप उसको भी एक कैबिनेट पद दे रहे हैं। अजीत पवार आपने जो है वो अजीत पवार ने तो मंत्रालय में शामिल होने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें जो है वो कैबिनेट का पद अच्छा नहीं लगता है, हम माफ कीजिए, हमें जो है वो राज्य मंत्री का पद अच्छा नहीं लगता है, हम कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं तो कैबिनेट का पद दीजिए, ये उनकी तरफ से कहा गया। और अब ये एक खबर देखिए आप, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 400 पार के आह्वान उल्टा पड़ गया। तो ये कुछ खबर जो है वो 3-4 दिन पहले मैंने ये खबर भी आपको दिखाई थी। तो चाहे एकनाथ शिंदे हो, चाहे उनके नेता हो, सबके सब एक और ये खबर है, मोदी कैबिनेट में जगह नहीं मिलने से शिवसेना सांसद नाराज, का 7 सांसद है पर राज्य मंत्री बनाया गया। सीएम का बेटा बोला सरकार को बिना शर्त समर्थन है। तो मतलब एक तरफ से पुचकार रहे हैं, दूसरी तरफ से झटक रहे हैं। ये इस वक्त में स्थिति है और इस स्थिति से कैसे बीजेपी निपटेगी, ये उसके सामने बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। और न केवल सहयोगी आंख दिखा रहे हैं बल्कि आरएसएस भी, अब क्योंकि आरएसएस का मुख्यालय है नागपुर, और नागपुर में खुद जो है वो नितिन गडकरी मुश्किल से 1.5 लाख के आसपास वोटों से जीत पाए। तो आरएसएस ने कहा कि अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी को बीजेपी शिवसेना सरकार में शामिल करना गलत कदम था, इससे बीजेपी कार्यकर्ताओं को नुकसान पहुंचा है। तो आरएसएस ने ये लकीर खींच दी है, आरएसएस ने बीजेपी को फंसा दिया है और आरएसएस ने एनसीपी के लिए रास्ता खोल दिया कि तुम निकलो बाहर, यहां पर कोई काम नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अब बीजेपी ज्यादा दिन तक एनसीपी को अपने साथ नहीं ले पाएगी, क्योंकि आरएसएस नहीं चाहती है और जो आरएसएस चाहेगी वही होगा। तो बहरहाल अभी देखने वाली बात यह है कि स्थिति किस तरीके से बदलती है, लेकिन फिलहाल जो स्थिति यहां पर हमें दिखाई दे रही है वो ये बताती है कि एकनाथ शिंदे फुल प्रूफ तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और एकनाथ शिंदे भी अब तीसरा बड़ा फैक्टर हो गए हैं। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और उसके बाद में अब एकनाथ शिंदे तीसरा बड़ा फैक्टर बन चुके हैं जो सरकार को एक तरह से अंदर ही अंदर ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो बहरहाल ये कब तक जो है जोड़ी चल पाती है और कब ये जोड़ी खिसकती है। देवेंद्र फडणवीस खुद इस्तीफा देने का ऐलान कर चुके हैं कि वो इस्तीफा देंगे। तो कब तक जो है ये बात बनती है और कब भाजपा जो है वो यहां से, विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, तो यहां से कब भाजपा रुखसत होती है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।